नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो कि विजन का मंथली मैगजीन जो कि कवर कर रहे थे अप्रैल मंथ का, तो उसमें अभी तक हमने जो कि पॉलिटी और गवर्नेंस वाला टॉपिक कवर कर लिया है, आपका आईआर वाले टॉपिक कवर कर लिया और इकोनॉमी वाले टॉपिक कवर कर लिया। आज हम देखेंगे इसका सिक्योरिटी वाला टॉपिक, जिसमें जो देखो केवल एक ही टॉपिक दिया गया है आपका नक्सल हिंसा, जो कि काफ़ी डिटेल से दिया गया है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और इसमें क्या क्या इनिशिएटिव किए गए और क्या इसके प्रचलित मुद्दे रहे, मतलब क्या अभी चुनौतियाँ इसके सामने हमारे सामने है इसके संबंध में। तो ये सब चीज़ें और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये सब एक तरह से हॉलिस्टिक पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। जिससे हमारा जो है कि मेंस का जो टॉपिक है आपका नक्सलिज्म वाला, ये आंतरिक सुरक्षा में जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा अच्छे से यहाँ पे आपके इस मैगजीन से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी साइलेंट में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे आपका, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि चैनल आपको जो कि ऐसे ही जो कि कंटेंट और भी अच्छा कंटेंट आपको देता रहे। तो चलो देखते हैं क्या करता है हमारा सुरक्षा वाले टॉपिक में। तो कौन सा टॉपिक हम देखेंगे, नक्सल हिंसा या नक्सलिज्म को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी हाल में देखोगे जो माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है सीआरपीएफ बलों का, तो उसमें देखो जो हमारे 22 जवान हैं वो शहीद हो गए। तो इस कारण से जो कि ये आपका न्यूज़ में था। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इसको काफ़ी डिटेल में। उस डिटेल में देखने से पहले देखो यहाँ पे कुछ आपको इंडिया के मैप के थ्रू बताया जा रहा है कि कहाँ पे जो नक्सलिज्म है वो प्रभावित है। जैसे देखो आपका देखो महाराष्ट्र के कुछ ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे प्रभावित है। ये जो रेड कलर के एरिया दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो कि नक्सलिज्म जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और जो ये ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ये मतलब कुछ नए क्षेत्र है जहाँ पे नक्सलिज्म तो हाल फिलहाल में देखने को हमको मिला है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये और बिहार का जो कुछ एरिया है, यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा जो कि आपको नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कह रहा है आपका जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, महाराष्ट्र का देखो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो ईस्टर्न एरिया, वहाँ पे जो कि नक्सलिज्म काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। फिर देखो साथ ही एमपी में भी देखो नक्सलिज्म की घटना देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख हमारे 10-11 राज्य जहाँ पे हमको नक्सलिज्म की घटना लगातार और बार बार देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा जो कि नक्सलवाद का डेफिनेशन दे रहा है, बताया जा रहा है कि नक्सलवाद क्या है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो बताया जा रहा है, नक्सलवाद वस्तुतः वामपंथी या माओवादी विचारधाराओं से प्रेरित राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का रूप है। कहने मतलब जो आपका ये नक्सलवाद है, यह जो कि लेफ्ट विंग जो होता है या माओवादी होते हैं। माओवादी क्या होता है अभी हम नीचे यहाँ पे दिखेंगे आपको। मतलब एक तरह से जो चाइनीज जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वही आपका माओवादी है। यानी माओ जो कि आपका चाइना के पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी ही आइडियोलॉजी था कि हम सशस्त्र विद्रोह की तरह के जरिए जो कि राज्य से अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, जो आपका नक्सलवाद है वो वामपंथी या फिर माओवादी विचारधाराओं से प्रेरित होकर राज्य के विरुद्ध जो कि सशस्त्र विद्रोह करने का एक रूप है, यानी जो हथियार लेकर विद्रोह करने का एक स्वरूप है। तो उम्मीद आपको यहाँ पे नक्सलवाद क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका भारत, और जो देखो ये जो नक्सलवाद इसको भारत में से वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि नक्सलवाद हमारे इंडिया में कब से शुरू हुआ। तो देखो कहा जाए जो भारत में नक्सल हिंसा है, इसकी शुरुआत देखोगे पश्चिम बंगाल में एक गाँव था, नक्सलबाड़ी गाँव था, वहाँ से जो कि इसकी शुरुआत हमको देखने को मिलेगी, जो दार्जिलिंग जिला में स्थित था। तो देखो 1967 में इसकी शुरुआत होती है, जो जहाँ पे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक पार्ट है आपका मार्क्सवादी। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हैं, उन्होंने जो कि इसको सबसे पहले शुरू किया था आपका पश्चिम बंगाल में 1967 में। तो उम्मीद ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे और कुछ बातें कहा जा रहा है इसके बारे में। नक्सल समर्थक उन लोगों के समूह हैं जो चीनी राजनीति नेता माओ जेडांग की शिक्षाओं पर आधारित राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वही हमने जो ऊपर बात की वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि नक्सल समूह कौन है। फिर यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि हालांकि नक्सली भारत में सर्वाधिक उत्पीड़ित लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, यानी ये कहते हैं कि जो भारत में जितने पीड़ित लोग हैं हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रायः भारत की विकास गाथा से वंचित और चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो पाने में असमर्थ है। यानी कौन से वंचित लोग हैं, जो भारत के विकास में पीछे रह गए हैं और चुनावी प्रक्रिया में इन्होंने भाग नहीं ले पाया, ऐसे वंचित लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा जो कि नक्सलवादी जो नक्सली हैं वो कहते हैं। फिर तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे संघर्ष या सशस्त्र विद्रोह के क्षेत्र में मुख्यतः देश के जो पूर्वी हिस्से हैं वो केंद्रित रहे। देखो आप यहाँ पे मैप भी देखो, जो देश का मुख्यतः देखो आप जो आपका ये देखो जो ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे जो कि ऐसे जो नक्सल वाली घटनाएं हैं वो काफ़ी एक्टिव देखने को मिलती है, रेदर देन अदर और इंडिया का अन्य भागों में देखो तो वहाँ उतना घटना नहीं देखने को मिलती है।
अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका जो प्रमुख राज्य है जहाँ पूर्वी हिस्से में जहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे उसमें देखो ओडिशा है आपका, झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जिन्हें लाल गलियारे या रेड कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया। मतलब यहाँ पे नक्सलिज्म की घटना काफ़ी पुरानी और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमने कुछ इसका बैकग्राउंड समझा और देखा। और देखो एक डेटा यहाँ पे रिपोर्ट बताया जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। बताया जा रहा है कि विगत 6 वर्षों में, मतलब लास्ट जो 6 ईयर में देखोगे तो उसका अगर कंपेयर अगर आप 2009 से 14 का जो आधार वर्ष अगर मानते हो तो इस समय जितनी घटनाएं हुई थी नक्सलिज्म की, अब इस समय की घटना की इस समय की तुलना में जो 2015 से 2020 में देखोगे तो इन घटनाओं में जो कि 47% तक की कमी आई है। कहने का मतलब अगर 2009 से 2014 के बीच में अगर देखोगे 100 घटनाएं हुई होंगी नक्सलिज्म की, तो 2015 से 20 के बीच में लेकर देखोगे तो आपको 53 घटनाएं जो कि देखने को मिलेंगी, यानी 100 से घटकर 53 घटनाएं ही रहेगी। यानी कि 2015 से 20 के बीच में जो देखोगे आपको नक्सलिज्म की घटनाओं में कमी हमको देखने को मिली है। फिर देखो वर्तमान में बताया जा रहा है 11 राज्यों के 90 जिलों में ये वामपंथी उग्रवाद जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित माना जाता है। यानी कहाँ कितने राज्यों में भारत में ये आपका एक्टिव है? 11 जो भारत के 11 राज्य वहाँ पर ये जो कि काफ़ी एक्टिव है। और 11 राज्य में सभी जिलों में नहीं, जो 11 राज्य के जो 90 जिले हैं वहाँ पर जो कि ये काफ़ी एक्टिव है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं कि एक चीज़ और देखो यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ देखो कौन से राज्य में एक्टिव है, तो आपका छत्तीसगढ़ जो झारखंड है स्टेट है, यहाँ पे देखो नक्सली हिंसा देखो कुल नक्सली हिंसा का लगभग 70% जो कि घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। तो यानी छत्तीसगढ़ झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है और टोटल देखोगे इंडिया में तो 11 स्टेट में होता है। और 2015 से 20 के बीच में देखोगे तो लगभग 27% की कमी आई है। ये 3 जो कि महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वामपंथी उग्रवाद प्रसार के कारण क्या इनके कारण हैं जो ये जो आपका ये नक्सलिज्म घटनाएं हमको देखने को मिलती है। तो चलो इनके कारणों की में थोड़ा ताक झाँक करते देखते समझते क्या क्या कारण रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मोटा मोटा आप देखो 3-4 कारण बताए जा रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है जो भूमि संबंधी कारक है, यानी लैंड इनके लैंड को ले लिया गया होगा, इनके लैंड इनको जो कि इनकी जो भूमि ले ली गई है उसके बदले इनका पुनर्स्थापन अच्छे से नहीं किया होगा, इस तरह की बातें होंगी। तो इस वजह से जो कि राज्य से असंतोष अपना व्यक्त करते हैं। फिर देखो दूसरा बोला जा रहा है शासन संबंधी कारक, जो आपका शासन है वो इनके विकास पर ध्यान नहीं देता है, यहाँ पे जो स्कीम है उसको ठीक से लागू नहीं करता है, यहाँ के लोगों के प्रति उदासीन है, संवेदनशील नहीं है, और यहाँ पे करप्शन शासन होता होगा। इस वजह से जो कि यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाया, इसलिए वजह से जो यहाँ पे नक्सलिज्म देखने को मिलता है। तो ये शासन संबंधी कुछ कारक यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर देखो बोला जा रहा है विस्थापन और बालात बेदखली, यानी किसी को जो कि जैसे जो जनजाति लोग हैं उनको जो कि भूमि से उनका जो कि बेदखली कर दिया गया होगा वहाँ पे विकास कार्य के नाम पे, और उनको जो कि पुनर्स्थापन उनका ठीक से किया भी नहीं गया होगा। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आजीविका से संबंधित कारक, जैसे खाद्य सुरक्षा का अभाव है, और पारंपरिक जो व्यवसाय है उसका बाधित होना है, और वैकल्पिक रोजगार के अवसर में गिरावट देखी जा रही है। वैकल्पिक रोजगार जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, और इनको जो पारंपरिक जो इनके अधिकार हैं, वन अधिकार है, उनसे इनको वंचित करना। तो इन सब के कारण जो इनके आजीविका पर जो कि काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से जो कि नक्सलिज्म जो कि आपको प्रमोट होते हुए देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं, कारक हैं जिनको हमने यहाँ पे देखा। आप चाहे तो डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हो, पर डिटेल से उतना पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे मेजर जो बातें थी इस पॉइंट में सब कुछ बता दिया। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ स्कीम मतलब इनिशिएटिव शुरू किए गए, पर राज्य द्वारा कुछ पहले ली गई है जो ये जो नक्सलिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए या उसमें कमी लाने के लिए। तो देखो बोला जा रहा है जो आपका पुलिस और लोक व्यवस्था है यह राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर जो भी कानून बनेगा वो राज्य बनाता है। लेकिन ये देखो जो आपका मुद्दा है ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इस वजह से यहाँ पे देखो जो केंद्रीय या गृह मंत्रालय वो भी जो कि इस योजना में अपना सहभागिता रूप में मतलब अपनी जो सहभागिता दिखाते रहते हैं, और विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो कि ये नक्सलिज्म की घटना को कम करने का प्रयास करते हैं। तो देखो कौन कौन सी नीति और योजनाएं बनाई गई है। जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे पहले पॉइंट में आपका राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, इसे देखो वर्ष 2015 में लाया गया था। यह वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति है। मतलब इसमें कई सारे जो फंक्शन या बहुत सारी स्कीमें जिसके जरिए जो कि जो वामपंथी उग्रवाद है उसको कम करने का या उसको सामना करने के लिए लाया गया था। जैसे यहाँ पे देखो बताया इसमें क्या क्या होगा। जैसे इसमें बताया जाए जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी सुरक्षा का उद्देश्य इसमें था, और स्थानीय विकास हमें करना है। साथ ही बोला जा रहा है कि स्थानीय समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। ये जो उनके विशेष मुद्दे हैं उनका समाधान करके जो कि हम नक्सलिज्म को रोक सकते हैं। यानी जो नक्सलिज्म में जो युवा भर्ती हो रहे हैं या फिर युवा जा रहे हैं नक्सलिज्म की राह पे आगे बढ़े, उनको रोका जा सके। इसके लिए जो कि आपका राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना एक जो कि बहुउद्देशीय योजना है, इसको 2015 में लागू किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर देखो बोला जाए 2017-2021 की अवधि हेतु पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत प्रमुख उप योजना, यानी जो पुलिस बल है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, ताकि वो जो कि अच्छे से जो कि इन नक्सल घटनाओं से निपट सके।
जैसे बोला जा रहा है कि जो सुरक्षा संबंधी खर्चे हैं उनको बढ़ाया जाए। इसके लिए देखो विशेष केंद्रीय सहायता भी, जो कि विशेष केंद्रीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है। कहाँ पे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि प्रभावित 30 जिले हैं नक्सलिज्म से, वहाँ पे। फिर साथ ही बोला जा रहा है कि देखो 250 जो पुलिस स्टेशन है उनमें जो कि विशेष अवसंरचना योजना का निर्माण किया जा रहा है। मतलब उनको नक्सलिज्म के हिसाब से, नक्सलिज्म एरिया में जो नक्सलिज्म प्रभाव है उन्हीं के आधार पर एक मजबूत पुलिस थाने की जो कि निर्माण किया जा रहा है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि सिविक एक्शन प्रोग्राम भी संचालित किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम किससे संबंधित है? जो आपके सुरक्षा बल है और जो स्थानीय लोग हैं उनके मध्य जो कि विश्वसनीय संपर्क स्थापित हो सके, इसके लिए। देखो अगर इनके मध्य जो कि विश्वसनीय संपर्क स्थापित होगा जो स्थानीय लोग हैं वो जो कि कोऑपरेट करेंगे सुरक्षा बलों के साथ, उनकी मदद करेंगे और वो बताएंगे कहाँ कहाँ पे नक्सलिज्म वाले व्यक्ति हैं और उनको जो कि अरेस्ट करवाएंगे या फिर उनमें सुधार करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो एक तरह से इनमें कोऑपरेट होना, विश्वसनीय संपर्क स्थापित करना जरूरी है। इसके लिए जो कि सिविक एक्शन प्रोग्राम भी लाया गया है। फिर साथ ही देखो माओवादी अधिक प्रचार का मुकाबला, यानी जो माओवादी का प्रचार अधिक प्रचार होता रहता है उसका मुकाबला करने के लिए मीडिया प्लान योजना परिचालित है। यानी मीडिया पे भी कुछ इस तरह की बातें की गई कि मीडिया इस तरह के जो माओवादी घटनाएं हैं इनको ज़्यादा प्रमोट ना करें, ताकि माओवादी को ये ना लगे कि उनकी विख्याति बढ़ रही है, उनकी चर्चाएँ हर जगह हो रही है। ठीक है। फिर इसके साथ ही देखो काजा जो बुनियादी ढांचे हैं वहाँ पर भी विभिन्न पहल किए गए, विकास किया गया है। जैसे देखो बताया जा रहा है कि आपका मुख्य रूप से देखोगे जो सड़क बनाई जा रही है आपका योजना 1 और योजना 2 प्लान के तहत, जहाँ पे नक्सल प्रभावित जिले वहाँ पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए देखो टावर परियोजना की भी शुरुआत की गई, यानी जगह जगह पे जो कि आपका मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है। फिर साथ ही देखो कौशल संबंधी भी योजनाएं की जा रही है, ताकि इनको अगर देखो जो ये नक्सलिज्म से प्रभावित लोग हैं यहाँ पर अगर इनको रोजगार दिया जाएगा तो ये नक्सलिज्म अपने आप छोड़ देंगे। इनके पास रोजगार होगा तो इनके पास कोई मोटो नहीं होगा कि ये मतलब गलत राह पर आगे बढ़े, क्योंकि अगर रोजगार में होंगे तो ये कमाने खाने में वाले हो जाएंगे और अपने ही काम में बिजी रहेंगे। ठीक है। तो इस वजह से जो कि कौशल विकास संबंधी योजनाएं भी चलाई जा रही है। देखो जिसमें देखो आप रोशनी देखो जो आपका है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है इसके अंतर्गत प्रभावित जिलों के ग्रामीण निर्धन युवाओं के प्रशिक्षण और नियुक्ति की परिकल्पना की गई है। आपका जो रोशनी स्कीम है इसके तहत क्या हो रहा है, जहाँ पे जो नक्सलिज्म प्रभावित है ऐसे जिलों में जो निर्धन युवा है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही उनकी नियुक्ति भी की जा रही है, ये सब आपका ट्रेनिंग देने के बाद। फिर साथ ही बोलो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है जो आपका वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले वहाँ पर ITI संस्थान और कौशल विकास केंद्र जो कि स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही देखो संस्थागत उपाय कुछ किए जा रहे हैं। जैसे देखो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्स जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कि स्थापित की गई, मतलब एक तरह से एक स्पेशल फोर्स है जो कि आपका नक्सलिज्म से लड़ने के लिए ही ट्रेन किया जाता है इनको। और ये जो देखोगे आपका जो फोर्स है ये आपका जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो आपका ग्रे हाउंड यूनिट था उसी के तर्ज पर इसको गठित किया गया है, क्योंकि ग्रे हाउंड यूनिट जो था आंध्र प्रदेश का ये काफ़ी सक्सेस रहा है नक्सलिज्म को ख़त्म करने में, तो उसी के मॉडल को ये अपना रहे हैं और उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्स। फिर साथ ही देखो एक बस्तारिया बटालियन भी है। ये देखो बस्तारिया बटालियन देखोगे आपका यही आपका जो ग्रैंड हैंड यूनिट है, इसी के तर्ज पे देखो छत्तीसगढ़ के 4 अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासी युवाओं तथा पर्याप्त महिला प्रतिनिधि के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक नवगठित बटालियन, यानी कि इसमें देखो जो आदिवासी युवा हैं वो भी इसमें जो कि सम्मिलित हैं, महिलाएं भी इसमें सम्मिलित है और साथ ही जो आपका CRPF बल है वो तीनों जो कि मिलकर जो कि एक बटालियन का निर्माण करते हैं जो नक्सलिज्म से लड़ने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा जो कि आपका इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो जो लोकल लोग हैं उनको जो कि साथ में लिया जा रहा है। फिर साथ ही देखो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे नक्सलियों के वित्त, यानी जो नक्सली हैं उनको जो फाइनेंस, उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो कहाँ से आ रही है, इसकी भी जांच पड़ताल करने के लिए देखो IB, NIA, CBI, ED और आपका जो राजस्व सूचना निदेशालय है DRI तथा राज्य पुलिस सहित केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बहु अनुशासनात्मक समूह निर्मित किए गए। मतलब ये सभी जो कि मिल के एक साथ जो कि इन पर नज़र रखते हैं और देखते हैं कि इनको कहाँ से फंडिंग की जा रही है और ऐसे फंडिंग को रोका जा सके, ताकि इनको जो कि गन, हथियार और पैसे वगैरह ये सब चीज़ें ना मिल पाए। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं के रचनात्मक रूप से जोड़ना, यानी शिक्षा के माध्यम से जो कि युवा हैं उनको रोजगार के योग्य बनाना और उनमें जागरूकता लाना और उनको ये समझाना कि ये जो अब नक्सलिज्म का रास्ता है वो गलत है। फिर तो यहाँ पे कुछ और अन्य उपाय बताया जा रहा है कि इन लोगों की वित्तीय समावेशन मजबूत करने के लिए जो कि अधिक से अधिक बैंक शाखाएं यहाँ पे खोली जाए और साथ ही और क्या किया गया है, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ने बस्तर में मनोरंजन के विकल्प को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण को आरंभ किया है, यानी कि इनके मनोरंजन के साधन का भी इंतजाम करने का प्रयास किया गया है। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि और ये हमने कुछ प्रयास देखो शिक्षा के स्तर पर प्रयास किए गए हैं, वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास किए गए, इनके जो फंडिंग, इलीगल फंडिंग, इनकी जो
जो फंडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। कुछ बटालियन, कुछ फोर्स बनाए गए, इस तरह के संस्थात्मक जो कि आपका प्रयास किया गया है। इनको कौशल देने के लिए रोशनी जैसे स्कीम का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए जो कि योजना 1, योजना 2 को लागू किया जा रहा है और मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ाया जा रहा है। इस तरह से देखो यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रयास किया जा रहा है सम्मिलित रूप से। अब देखो यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जो मतलब जो वामपंथी चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो उन मुद्दों को समझते हैं कि क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है जो स्थापित मानक है उनकी जो कि उपेक्षा, जो सुरक्षाकर्मी है वो जो कि उनकी उपेक्षा करते हैं। यानी जो मानक है कि आपको इस एरिया में अगर यहाँ पे नक्सलियों को ख़त्म करना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा, इस तरह की ट्रेनिंग लेनी होगी। तो इन सब चीज़ों को जो भी चीज़ें होंगी उनको फॉलो ये ठीक से नहीं करते हैं, डेटा का अभाव होता होगा और जो कि ठीक से देखो यहाँ पे सर्विलांस की भी कमी होती होगी। तो इस तरह से जो आपका स्थापित मानक है उसकी उपेक्षा से ही जो कि वामपंथी जो कि मुद्दे हैं वो उसमें देखो कमी नहीं आ रही, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही बोला जा रहा है कि जो आपके जो सीआरपीएफ बल होते हैं, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, इनके जो वरिष्ठ पद पर कौन होते हैं, आईपीएस होते हैं। इनको देखो नक्सलिज्म से लड़ने का उतना जो कि अनुभव नहीं होता है, बल्कि इनके जगह पर बोला जा रहा है जो सुरक्षा बलों के भीतर जो दशकों से ऐसे अनुभव वाले व्यक्ति हैं सुरक्षा बल के अंतर्गत ही, जो नक्सलिज्म एरिया में काफ़ी समय से तैनात है, तो ऐसे लोगों को जो कि इनका वरिष्ठ अधिकार पद पर जो कि नियुक्त करना चाहिए, ना कि किसी आईपीएस को जिसको जो कि नक्सलिज्म से संबंधित कोई भी आइडिया वगैरह या अनुभव नहीं हो। ऐसे लोग को यहाँ पर वरिष्ठ पद पर नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। तो ये भी जो कि आप देखोगे आपका संरचनात्मक दोष और कमियों को प्रतिबिंबित करता है कि हम आईपीएस लोगों को जो कि इनके वरिष्ठ पद के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है और कौन से मुद्दे हैं कि पुलिस बलों की क्षमता के निर्माण की मंदगति, यानी जो पुलिस बल है यानी उसकी क्षमता है उसको जो कि धीमी उसकी गति। जैसे आप देखो यहाँ पे कहा जाए जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे अभी भी देखो विभिन्न रैंक के जो कि 10,000 पद जो कि पुलिसों के खाली है। साथ ही यहाँ पे 23 जो पुलिस स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत हो गए उनका भी निर्माण अभी रुका हुआ है। तो इस तरह से देखो जो आपका पुलिस बल की क्षमता है उसके निर्माण की गति जो कि काफ़ी मंद दिखती है, इसलिए यहाँ पे इस तरह के जो कि घटनाएं जो कि लगातार बढ़ते रहते हैं। फिर बोला जा रहा है कि जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, यानी जो आपके वामपंथी है वो जो कि गुरिल्ला युद्ध को फॉलो करते हैं, यानी कि ये कई जगह मतलब छुप के वार करते हैं, कई जगह पूरे जंगल में जो कि कहीं भी छुपे हो सकते हैं और कहीं जगह पर छुपा के लैंड माइन्स रख सकते हैं। तो इस तरह से जो कि इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक जो कि बड़ा मुद्दा यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंड माइन्स का पता लगाने की अक्षम तकनीक, मतलब हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो दूर से ही पता लगा ले कहाँ लैंड माइन्स बिछे हुए हैं। ऐसे देखो सड़कों पे लैंड माइन्स सड़कों के किनारे होते हैं, जहाँ पे देखो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो पूरी जो बटालियन की वैन जाती है वो की पूरी वैन ही उड़ जाती है लैंड माइन्स की वजह से। तो इस तरह की तकनीक की अभी उपलब्धता न हो पाने की वजह से भी ये सब खतरा बढ़ा हुआ है, मतलब इस तरह की नक्सलिज्म की घटनाएं देखने को मिलती है। साथ ही बोला जा रहा है कि आपका लॉन्ड्रिंग ऑफ फंड्स, मतलब इनको जो ब्लैक मनी से फंड किया जा रहा है इस पर रोक नहीं लग रहा है, इस वजह से भी जो कि ये नक्सलिज्म है ये आगे बढ़ रहे हैं और इन पर जो कि लगाम नहीं लग पा रहा है। तो ये कुछ हमने मोटा मुद्दा देखा कि क्या क्या मुद्दा था किसकी वजह से जो कि नक्सलिज्म पर रोक लगाना मुश्किल हो पा रहा है। देखो यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे बोल रहा है कि सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना, जैसे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड माओवादी गतिविधियों को काफ़ी हद तक कम करने में सफल रहा है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ पुलिस भी बस्तर में माओवादियों से निपटने में सदैव सफल रही है। मतलब इस तरह की जो आपका सर्वोत्तम प्रथा जो विभिन्न मॉडल हैं, विभिन्न फोर्स के टास्क फोर्स स्थापित किए हैं, उन सब मॉडलों से सीखना और उनको जो कि लागू करना। जैसे आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड जो मॉडल है फोर्स है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है आपको। फिर साथ ही बोला जा रहा है कि इस क्षेत्र में आदिवासियों को अलगाव की ओर ले जा रही समस्या के मूल कारण को समाप्त करना आवश्यक है। मतलब जो समस्याएं अलगाववादी को उत्पन्न कर रहा है जनजातियों में, ऐसी समस्याओं को दूर करना चाहिए ताकि उनके अंदर अलगाव की भावना ना उत्पन्न हो। जिसे बोला जा रहा है कि अब सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए, आदिवासियों तक प्रशासनिक और राजनीतिक पहुंच बढ़ाया जा सके और साथ ही बोला जाए कि सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुधार किया जा सके। इन सब मुख्य मुद्दे पे जो कि हमको ध्यान देना चाहिए। मतलब जो आधारभूत जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, ये सब और उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, भोजन सामग्री की व्यवस्था, ये सब और शिक्षा की व्यवस्था, ये सब जो कि प्रमुख रूप से पहले शुरुआत इन सब व्यवस्थाओं पर जो कि काफ़ी ध्यान देना चाहिए और इनको जल्द से जल्द जो कि पूर्ण करना चाहिए इन सब एरिया में, ताकि ये लोग जो कि मुख्य धारा से जुड़ सके और उनका भी विकास हो सके। साथ ही देखो कहा जा रहा है कि सहकारी संघवाद पे बल देना चाहिए, जहाँ पे जो कि समन्वित रूप से केंद्र राज्य जो कि मिलकर प्रयास करें नक्सलिज्म को ख़त्म करने के। साथ ही जो बोला जाए कि जो वन अधिकार अधिनियम आपका 2006 है, इसको ठीक से
इसको ठीक से लागू किया जाए, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि इसका जो लाभ है जो आपके जनजाति लोग हैं या फिर जो पिछड़े जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको जो कि पूरा लाभ मिल सके, ताकि वो जो कि नक्सलिज्म वाले जैसे संगठनों से जुड़ ना सके और भारत की मुख्य धारा में जो कि ये बने रहे और इनका विकास होता रहे। तो इस तरह से बोला जाए जो कुछ स्कीम वगैरह उसका ठीक से लागू किया जाए, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए और जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उससे हमको सीखा जाना चाहिए। साथ ही इनको देखो वित्तीय सशक्तिकरण करना चाहिए, यानी कि इनको जो कि स्वयं सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहित करना चाहिए इनमें, ताकि जिससे इनको जो कि ऋण और विपणन, यानी अगर कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहता है तो इनको आसानी से ऋण मिल सके। तो इस तरह का भी वित्तीय सशक्तिकरण भी करना हमको चाहिए। अब बुनियादी ढांचों का विकास, जैसे वही बोला हमने ऊपर कि सड़क, बिजली वगैरह, पेयजल की उपलब्धता, ये सब चीज़ें जो कि आपका शिक्षा मतलब विद्यालय का निर्माण, ये सब चीज़ें जो कि हमको करना चाहिए। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है बुनियादी परियोजनाओं का विकास स्थानीय ठेकेदारों के स्थान पर हमको जो आपका BRO है, सीमा सड़क संगठन जैसे विशेष सरकारी एजेंसियों की मदद से किया जाना चाहिए। क्योंकि जो देखो जो स्थानीय ठेकेदार होते हैं वो क्या होता है, कई बार नक्सलिज्म से मिले होते हैं, तो ये जो कि अच्छे काम नहीं करते हैं और ये जो कि यहाँ भ्रष्टाचार करके ये जो फंडिंग किसको दे देते हैं, आपके जो नक्सलवाद है उनको फंडिंग दे देते हैं। इसलिए बोला जाए कि आपको जो सीमा सड़क संगठन है, BRO जैसे है, इससे जो कि स्थानीय सड़क का निर्माण कराना चाहिए। फिर साथ ही बोला जाए जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका हमको जो कि लाभ उठाना चाहिए। जैसे बोला जाए कि छोटे ड्रोनों का प्रयोग करना चाहिए, हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरा का प्रयोग करना चाहिए, GPS का प्रयोग करना चाहिए, ट्रैकिंग का प्रयोग करना चाहिए, थर्मल इमेजिंग का प्रयोग करना चाहिए, रात में अंधेरे के लिए रडार, सैटेलाइट इमेजिंग आदि टेक्नोलॉजी को अपनाया जाना चाहिए। देखो साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कई सारी नई बातें हैं कि हथियारों में ट्रैकर और स्मार्ट गन में बायोमेट्रिक जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि उग्रवादियों के द्वारा लूटे गए हथियारों का प्रयोग को वो ना कर सके। मतलब जो हथियार है आपके उसमें जो कि ट्रैकर लगा दो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हथियार कहाँ जा रहे हैं आपके, अगर उग्रवादियों ने उसको लूट लिया है। साथ ही इसमें बायोमेट्रिक होना चाहिए कि अगर जो सेना के पास जो वो हथियार है तो वही जो आर्मी है या सेना है सिर्फ वही जो कि उसके ट्रिगर को ऑन कर सके और कोई उसके ट्रिगर को ऑन नहीं कर सके। इससे क्या होगा, जो हथियारों का दुरुपयोग होता है नक्सलिज्म के द्वारा ये रुक जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी का लाभ यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही इनके जो फाइनेंसिंग है, अवैध फाइनेंसिंग या जो फाइनेंसिंग इनको किया जाता है नक्सलिज्म को प्रमोट करने, उसको रोकना चाहिए हमें। अब विश्वास और जागरूकता उत्पन्न करने में जो कि मीडिया की सकारात्मक भूमिका भी होनी चाहिए। फिर देखो आपका यहाँ पे कहा जा रहा है जो राजनीतिक संवाद है उसको बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान समय में वामपंथी विद्रोहियों का वर्चस्व और आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है, अतः विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता करने का यह सबसे अनुकूल समय है। यानी इनके साथ जो कि शांति वार्ता करके इनको जो कि राजनीति में भी शामिल करना चाहिए। एक तरह से मतलब थोड़ा सा इनको प्रतिनिधित्व या ऑटोनॉमी देना चाहिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरह जैसे 6 शेड्यूल में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से जो कि इनको जो कि राजनीति की मुख्य धारा में भी जोड़ना चाहिए। देखो अब यहाँ पे कुछ सफलता की कहानी बताई जा रही है, यानी कि जो आपका नक्सलिज्म है उससे निपटने के लिए कुछ हमारे इंडिया में कुछ प्रोग्राम वगैरह चले थे या फिर कुछ ऐसे कह लो कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। देखो कहा जा रहा है इसमें आंध्र प्रदेश की बात कही जा रही है। आंध्र प्रदेश में संचालित ग्रे हाउंड्स, हमने ऊपर ग्रे हाउंड्स के बारे में पढ़ा था। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 1989 में आंध्र प्रदेश द्वारा ग्रे हाउंड्स नामक एक विशिष्ट बल का गठन किया गया था। यह वन क्षेत्रों में युद्ध करने में समर्थ और माओवादी विरोधी रणनीति में प्रशिक्षित एक सैन्य बल है। यानी जो इनको जो कि देखो वन में जो कि अच्छा सा ट्रेन दिया जाता है, जंगल को इससे भली भांति परिचित होते हैं और जो माओवादी हैं उनसे लड़ने के लिए मुख्य रूप से इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर बोला जा रहा है इसने बड़ी सफलता के साथ दक्षतापूर्ण ऑपरेशन किया है। साथ ही इसको देखो बताया जा रहा है इसे आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति तथा दूरस्थ एवं आंतरिक क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना के साथ प्रारंभ किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं माओवादी क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। यानी जो माओवादी क्षेत्र जो बुनियादी ढांचा या जो भी विकास कार्य हो रहा है वो ठीक से हो सके, इसके लिए जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा जो कि आपका जो ट्रेनिंग वगैरह दी गई है। साथ ही इनको पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की इस तरह की जो कि चीज़ें भी इनको सिखाई गई कि वो उनसे आत्मसमर्पण वगैरह करवा सके। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि वर्ष 1999 तक ग्रे हाउंड के गठन के लगभग 10 वर्ष पश्चात राज्य पुलिस ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया था। यदा कदा की असफलता यानी कुछ एक दो असफलताएं भी थी, उनको अगर आप छोड़ दें तो वर्ष 2011 तक आंध्र प्रदेश अंततः माओवादियों को समाप्त करने में सफल रहा। यानी 2011 तक देखोगे 1999 आपका इसका देखो 1989 में इसका गठन हुआ था और इस देखोगे 2011 तक जो कि आंध्र प्रदेश से जितने माओवादी थे उन सबको समाप्त कर दिया गया है आपका ये जो ग्रे हाउंड्स जो आपका संगठन प्रशिक्षित जो सैन्य बल था उसके द्वारा। तो ये कुछ विकास की बातें मतलब जो आपको सफलता की कहानी बताई गई थी। यहीं पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा पर्यावरण से होगा। धन्यवाद दोस्तों।